nullity of A, रो ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। तो बच्चों कल हमने मतलब जब भी लास्ट लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग हमें ये बात पता है कि जो डायमेंशन ऑफ नलिटी होती है, ठीक है, जो डायमेंशन होती है नलिटी की, वो आपके पास इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक की। ठीक है, तो आपको जो भी गिवन होगा साइज मैट्रिक्स का वो है 3 क्रॉस 8, मतलब कि ये क्या है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी आपको इस तरह की कोई चीज गिवन होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है यहाँ से कि जो बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है। आपको जब वो नंबर पता चलेगा तो आप उससे आप फाइंड कर सकते हो डायमेंशंस ऑफ नलिटी, डायमेंशंस ऑफ जो भी रैंक है या रो मैट्रिक्स, आप इन सब की डायमेंशंस इस थ्योरम से प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास पीछे एक थ्योरम भी था इससे रिलेटेड जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो थ्योरम यहाँ पर नलिटी के मुतालिक था। ये देखो बच्चों यहाँ पर है रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो इसमें वो आपको कह रहा था कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होता है, यानी क्रॉस के बाद वाला एम क्रॉस एन। आपको ये नंबर पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको रैंक पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो आप में को इन इस पूरे फॉर्मूलाज में से कोई सी दो चीजें अगर पता हो तो आप तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका काम बेसिक क्या है, आपने देखना ये है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर आप ये डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि रैंक क्या है और डायमेंशन क्या है, और कॉलम्स तो आपको पता लग ही जाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो, एक उसने आपको छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। इफ ए इज 7 क्रॉस 9 मैट्रिक्स विद द टू डिमेंशनल नल स्पेस विद द व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। हाँ जी, अब वो कहता है यहाँ पर 7 क्रॉस n मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है, और वो कह रहा है आप उसके रैंक बताओ। तो जब आपने रैंक बताना होता है तो आप क्या करते हो, वो कहता है रैंक के लिए आप सबसे पहले इसके कॉलम्स चेक करते हो। ठीक है, कॉलम्स चेक करने के बाद क्योंकि उसने आपको कहा 2 डायमेंशनल है, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल होने का क्या मतलब है, उसकी नलिटी क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पर इसी फॉर्मूला के अंदर रैंक प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही वाला फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ से आप रैंक निकाल लोगे। तो इसी तरह जब जब आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब भी आपको यहाँ से रैंक फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको जब यहाँ से रैंक फाइंड करना है तो आप यूजुअली क्या करते हो, देखो उसने रैंक बताया है 3 है, जहां उसने कॉलम्स बताए हैं 8 है। तो आपने जब नलिटी निकालनी है तो आपके पास बेसिकली वही फॉर्मूला है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ कॉलम जो कि यहाँ पर क्या है 8, नलिटी आपने फाइंड करनी है, रैंक क्या है उसने बता दिया है 3 है। ठीक है, 3 + n इज इक्वल टू 8। तो अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगी, 8 - 3, यानी कि नलिटी आपके पास क्या है 5। ठीक है, इसी तरह वो आपको नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ रो ऑफ ए पूछना चाह रहा है। तो अगर आप डायमेंशन ऑफ रो ऑफ ए देखते हो तो हमने ये एक्चुअली बताना होता है कि जितना रैंक है, जितना रैंक होता है उतनी ही डायमेंशन होती है ए की, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि रैंक क्या होता है, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर कन्वर्टिंग अ मैट्रिक्स इनटू एचलन फॉर्म। तो जब आप मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, आप चेक करते हो कि यहाँ पर आपके पास जो भी टर्म आती है आप उसके हिसाब से चेक करते हो कि यहाँ पर डायमेंशन क्या है। डायमेंशन क्या होती है, रैंक ऑफ 3, यानी रैंक इसका क्या है, ए का। आप जब उसको डायमेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आप कैसे करते हो, इसी का रैंक, ठीक है, वही इसकी क्या होगी डायमेंशन। तो रैंक यहाँ पर क्या है 3, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी 3। इसी तरह उसके बाद वो आपको कह रहा है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। अब बच्चों आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में हम कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट करेंगे तब भी उसका रैंक क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ए ट्रांसपोज जब आप फाइंड करते हो
इसका मतलब ये हुआ कि जो रैंक ए का होता है वही सेम रैंक किसका होता है, ए ट्रांसपोज का। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, 6 क्रॉस 3 मतलब m×n, रैंक गिवन है 3, डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसका क्या मतलब है, वही वाला फॉर्मूला, रैंक प्लस नल टी इज इक्वल टू एन। एन क्या है, 3, रैंक क्या है 3, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होगी, 3 + n+, जब आप इसकी फाइंड करोगे 3 + n, 3 क्या है रैंक, एन आपने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो एन क्या आ जाएगा, नलिटी में आपके पास कितनी डायमेंशन होगी, 3 - 3 = 0, यानी नल स्पेस में कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ रो ऑफ ए, रो ऑफ ए हमने पढ़ा जितना रैंक होगा उतनी ही रोज होंगी, तो इसका मतलब जितनी रैंक की वैल्यू है उतनी ही डायमेंशन की वैल्यू है। तो रैंक क्या है 3, डायमेंशन क्या है 3। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ए में होता है वही ए ट्रांसपोज में होता है, तो यहाँ रैंक 3 है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ये आपने देखने हैं। इसके बाद 7 वाला देखिए, वो कह रहा है सपोज अ 4×7 मैट्रिक्स ए हैज 4 पिवट कॉलम्स। हाँ जी, आप उसने कहा आपके पास 4 कॉलम्स है, तो उस इस उसने बच्चों आपको कहा यहाँ पर कि आपके पास 4 कॉलम्स हैं, तो अगर आपके पास आपके पास 4×7 साइज है मैट्रिक्स का, तो 7 आपके पास इसका मतलब कॉलम हुए, क्योंकि m×n का मतलब ये होता है ना, n में आपके पास जो क्रॉस के बाद वाली टर्म आती है वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर उसके अंदर 4 पिवट कॉलम्स हैं, तो आपको पता है पिवट कॉलम होने का क्या मतलब है, कि इसका मतलब हर रो में कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब जब हम इसका रैंक निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा 4, क्योंकि जितने पिवट कॉलम्स होते हैं इसका मतलब यही होता है कि आपके पास उतनी ही नंबर ऑफ रोज है। यानी ये देखिए, जैसे अगर आपके पास ये कोई भी मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ठीक है, पिवट कॉलम्स कैसे आते हैं, आप जब एचलन फॉर्म से रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास पिवट कॉलम्स आते हैं। तो जब जब आपके पास पिवट कॉलम्स आते हैं, आप तब तब कहते हो कि जितनी पिवट कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज होती हैं। देखो अब इसके अंदर 4 पिवट कॉलम्स हैं, क्योंकि हर एक की पिवट पोजीशन में कुछ ना कुछ मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब देखो, इसके अंदर 4 कॉलम्स ऐसे हैं जो पिवट कॉलम्स हैं, तो पिवट कॉलम्स होने का क्या मतलब है, इसकी रोज भी कितनी होंगी, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी रोज 4 होंगी, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये कॉलम स्पेस जो है ये R4 की है। R4 का क्या मतलब है, इसकी डायमेंशन क्या है, 4 है, यानी 4 ही कॉलम्स है, 4 ही आपके पास इसकी रोज है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉलम स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, R⁴। उसके बाद वो पूछ रहा है इज नलिटी ऑफ ए इज R³ अब वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या उसकी नल स्पेस जो होगी उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों हमें पता है कि नलिटी ऑफ ए का क्या मतलब होता है, कि जितनी उसके अंदर रोज है नॉन जीरो वाली। तो अब हमें पता है इस बात का कि अगर हम इसको देखें, इसका रैंक क्या है, 4, ठीक है। आप अगर इसके रैंक की बात करते हो तो ये 4 आता है। तो आपको पता है जितने इसके अंदर मेंबर्स हैं उतनी ही इसकी नल स्पेस की डायमेंशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन इसकी क्या होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए बल्कि 4 होनी चाहिए। तो इसलिए ये R³ नहीं, इसकी नलिटी क्या होगी, R4 होगी। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट 8 वाले क्वेश्चन में, सपोज अ 5×6 मैट्रिक्स ए हैज 4 पिवट कॉलम्स। आपके पास 5 मतलब नंबर ऑफ रोज, 6 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए, हाँ जी, आप डायमेंशन आपने बतानी है। तो डायमेंशन आप कैसे बता सकते हो, आपको पता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपने कहा कि जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास कितने 4 पिवट कॉलम्स थे, इस तरह यहाँ पर भी 4 पिवट कॉलम्स हैं। अब अगर 4 पिवट कॉलम्स हैं तो आपको इसके साथ साथ ये भी पता है कि अगर 4 कॉलम्स हैं तो 4 ही रोज होंगी, तो रैंक कितना होगा, 4। अगर रैंक 4 होगा तो हम नेक्स्ट इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन के लिए अगेन हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है R+n = नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि स्मॉल n। तो रैंक हमें पता है, रैंक कितना है, 4, क्योंकि 4 पिवट कॉलम्स,
तो 4 ही इसकी रोज होगी। नलिटी की हमने डायमेंशन निकालनी है। एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, जो कि यहाँ पर क्या है 7। तो जब आप n इज इक्वल टू 7 - 4 करोगे तो आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी 3। इसका मतलब इसके अंदर इसकी डायमेंशन क्या है, सॉरी इसके अंदर करना था। तो यहाँ पर आप 7 की जगह क्या पुट करोगे 6। तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर इसकी डायमेंशन क्या आएगी, नल ऑफ ए की डायमेंशन आ गई है 2। उसके बाद वो पूछा है कॉलम ऑफ ए R4 के इक्वल है या नहीं है। तो बच्चों अब आपको पता है कॉलम ऑफ ए R4 के इक्वल होगा, क्योंकि जब आप इसको देखोगे, ये देखिए जब आपके पास कॉलम ऑफ ए के अंदर फोर आपके पास कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपने ये देखना है। तो बच्चों आपको पता है 4 ही इसके अंदर पिवट कॉलम्स है। टोटल कॉलम्स कितने हैं 6, ठीक है। तो अगर 4 पिवट कॉलम्स हैं, इसका मतलब अगले वाले दो मेंबर्स या अगले वाली दो जो आपके पास कॉलम्स हैं वो तो नॉन जीरो है। यानी देखो ना, अगर 6 है, ये फर्स्ट वाली भी गई, सेकेंड वाली भी गई, थर्ड फोर्थ, फोर्थ कॉलम्स अगर इस तरह के हैं, सॉरी 4 रोज अगर इस तरह की हैं, तो इसका मतलब टोटल कितनी थी 5 रोज थी, 6 कॉलम्स थे। तो इसमें से सिर्फ 4 जो है वो पिवट कॉलम्स हैं, इसका मतलब दो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो इसलिए कॉलम ऑफ ए पूरी की पूरी R4 नहीं होगी, बल्कि ये इक्वल होगी R6 के, क्योंकि इसके अंदर 6 टोटल कॉलम्स हैं। जितने कॉलम्स होते हैं हम कहते हैं उतनी ही इसके अंदर स्पेस है। इसी तरह बच्चों 9, 10, 11 तीनों सेम इन्हीं बेसिस पे होने हैं, जिस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हुआ है। इसी तरह सेम एक ही फॉर्मूला रखना है, R+N इज इक्वल टू स्मॉल n। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आना है, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करना है। नेक्स्ट आपके पास 4.7 है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। जो नेक्स्ट वाली है वो आपने नहीं करनी। चेंज ऑफ बेसिस का जो टॉपिक है वो आपकी कोर्स आउटलाइन में वैसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन बेसिस का टॉपिक मेंशन है, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों चेंज ऑफ बेसिस का क्या मतलब है, आप एक बेसिस से दूसरी बेसिस में ट्रांसफर होते हो। कैसे ट्रांसफर होते हो, ये देखो बच्चों यहाँ पर उसने एक एग्जांपल देकर बताया हुआ है। कंसीडर टू बेसिस, हमारे पास दो बेसिस हैं, एक बी कह दिया, एक सी कह दिया। फॉर अ वेक्टर स्पेस वी, 4.5 का लेक्चर बच्चों पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया था कि नहीं, मैं देखूंगी, अगर मैंने रिकॉर्ड किया होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो बच्चों बेसिस में B1 और B2, सी में C1 और C2, उसने कहा ये दोनों बेसिस है। अब आपको पता है अगर ये एक दूसरे की बेसिस है, तो उसने आपको कहा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ B1 इज इक्वल टू 4C1। ये उसने आपको खुद ही लिख कर बता दिया कि ये दोनों इसकी बेसिस हैं। और ये कैसी बेसिस है कि ये एक दूसरे के अंदर मर्ज्ड है, यानी बी को सी की फॉर्म में उसने लिख कर बताया हुआ है। अब उसके बाद वो कहते हैं सपोज दैट x इज इक्वल टू 3B1 + B2। अब उसने यहाँ पर खुद से लेट कर दिया, ये कंडीशन हमें गिवन की गई होगी। तो वो कहता है जब आपको ये कंडीशन गिवन की गई है, आपने क्या करना है, आपने x ऑफ b फाइंड करना है। x ऑफ b खुद से मतलब लेट किया है। जैसे ये देखो b के साथ कौन सा मेंबर है कांस्टेंट 3, और B2 के साथ 1। तो वो कहता है आपने x ऑफ c बताना है कि वो क्या होगा। तो बच्चों जब आपने x ऑफ c बताना है, तो आपका काम क्या होगा, आपने x ऑफ c ऐसे लेना है कि ये जो x वाली वैल्यू थी ना, x इज इक्वल टू 3B1 + 3B2, सॉरी +B2, तो ये आपने कैसे लिखना है, आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपके पास ये जो 3B1 है, आप इसके ऊपर भी अलहदा से c बेसिस अप्लाई करोगे, और B2 के ऊपर भी अलहदा से c बेसिस अप्लाई करोगे। जब आप दोनों के साथ बेसिस अप्लाई कर लोगे, उसके बाद हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ा था। हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, और किस तरह लिखेंगे, हमें पता है कि जो भी ये हमने कॉलेज में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इस तरह लिखते हैं, और जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 1, आप उसको इस फॉर्म में लिखते हो। जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, अब आपका अगला काम क्या है, ये आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। आपका अगला काम ये है कि आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आपको ये इक्वेशन गिवन थी ना इक्वेशन नंबर 1 वाली, ये इक्वेशन आपको गिवन थी 4C1 + C2। B2 की क्या वैल्यू थी -6C1 + C2। तो यहां से जब आप कॉन्स्टेंट्स निकालोगे, इसके साथ 4, इसके साथ 1, इसके साथ -6, इसके साथ 1, तो आप दोनों की वैल्यूज इसके अंदर बारी बारी पुट करोगे। कैसे पुट करोगे, जब आप B1 की जगह पुट करोगे तो B1 की जगह आपके पास क्या आएगा, B1 की जगह आपके पास आ जाएगा यहाँ पर
4 और 1 क्योंकि उसके साथ कॉन्स्टेंट्स थे, और ये क्या है -6 और 1, ये उसके साथ कॉन्स्टेंट थे। अब आपने पढ़ा कि B1 B2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, यानी आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, B1 B2, और साथ में आपके पास तीसरा कॉलम था 3 1, जो कि इसके पीछे वाले पेज पर मेंशन था। अब B1 आपके पास क्या आएगा, B1 जो कांस्टेंट इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन के अंदर, B1 इज इक्वल टू 4C1 प्लस C2, उसके साथ जो C1 और C2 के साथ कॉन्स्टेंट्स होंगे, हम फर्स्ट कॉलम इसका बनाएंगे। इसी तरह B2 की इक्वेशन में जो C1 C2 के साथ मेंबर्स होंगे, सेकेंड कॉलम हम उसका बनाएंगे। और इस कॉलम को और इस कॉलम को, दोनों को मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 6 और 4 आ जाएगा। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, एक्स बी से, यानी बी की बेसिस से। अब हमने स्टार्ट एंड कहाँ पर किया है, सी की बेसिस पे। तो यानी हम एक बेसिस से दूसरी बेसिस को निकाल सकते हैं, हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक्स सी कहा जाएगा, आपने क्या करना है, मेंबर्स दूसरे वाले में से देखने हैं, तीसरे वाले के साथ नहीं देखने। मैम हमने C1 और C2 के साथ कांस्टेंट्स कैसे लिखे हैं, कौन से वाले C1 और C2 के साथ बच्चे? हाँ जी बेटा, किस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो आप, ये कह रहे हो? बच्चों ये पूरा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, ये वाला देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 में ये सारा उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ठीक है, ये सारा उसने हमें डाटा दिया हुआ है, हम इसी को यूज करके आगे से क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये सारी टर्म्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, हमने बस उसके अंदर से सिलेक्टिव डाटा निकालना है। ये एक्स वाली वैल्यूज, ठीक है, ये बी वाली वैल्यूज, ये भी बी वाली वैल्यूज। हम हमारा काम क्या है, हमने सबसे पहले इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी आपने करना है इसको बस इस तरह लिख देना है कि ये है हमारे पास B1 B2, ठीक है, और ये जो हमें बेसिस एक्स बी दी होगी, हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 और 1। ठीक है, और ये जो B1 और B2 है, इक्वेशन हमें गिवन होगी, इसके अंदर से हमने कि कांस्टेंट 4 और 1, तो आप यहाँ पर B1 की जगह क्या लिखोगे, 4 1, यहाँ B2 की जगह से -6 और 1 कॉन्स्टेंट्स, तो -6 और 1, तो आप इन दोनों को बस सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर निकलेगा वो एक्स ऑफ सी होगा। ठीक है, तो हमने दो बेसिस को मर्ज किया है। ओके गर्ल्स, तो यही बेसिक आपका टॉपिक है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि आपको जब इक्वेशंस दी हो, तो आप उसके अंदर से एक बेसिस के अंदर से दूसरी बेसिस को कैसे निकालते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये एक उसने आपको बताया हुआ है कि थ्योरम नंबर 15 में कि आप एक बेसिस से दूसरी बेसिस में कैसे जा सकते हो। जैसे अभी अभी हमें उसने बी और सी गिवन की थी, ठीक है, और साथ में उसने बी के रिस्पेक्ट से एक इक्वेशन भी बता दी थी। तो उसने कहा जब भी आपने इस इक्वेशन को बनाना होता है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो P ऑफ C उल्टे बी से, यानी यहाँ पे एरो उल्टा करते हैं। ठीक है, इस उल्टे एरो का क्या मतलब है कि हम बी से सी में जा रहे हैं। तो बच्चों ये आपने अभी भी पढ़ा कि आप क्या करते हो, पहले ये वाला कॉलम लिखते हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो बी को। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था 3 और 1 को। तो बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो कहते हैं आप इस तरह लिखना भी जरूरी नहीं है, एक तरीका लिखने का, यूनिक तरीका ये भी है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख दो। जब आप इसका बी से सी तक ट्रांसफर करते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने इसके आगे ये 3 और 1 लिखना था। आप हर एक मेंबर के साथ B1 B2 B3, तो ये B3 के साथ आप इस सबको मल्टीप्लाई करते हो और बेसिस के एलिमेंट्स बना लेते हो। यहाँ देखिए उसने करके भी बताया हुआ है कि ये जो एक्स है, इसके साथ हमारी दो बेसिस हैं, एक एक्स से सी, एक बी बेसिस है, दो बेसिस ये बना रहा है। तो वो कहता है अगर आपने बी और सी को आपस में मर्ज करना है, तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन ऑपोजिट फॉर्म में करते हो, यानी आप एक्स बी से एक्स सी तक जाते हो। ठीक है,
हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो बेसिस होती है ये कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होते हैं। अब हम ये देखने लगे हैं, आपको हमेशा उसने B1 B2 C1 C2 ये बेसिस के एलिमेंट्स दिए होंगे, ठीक है। आपको वो कहेगा फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C to B। तो बच्चों जब आपने C से B में जाना होगा, ठीक है, तो वो कहता है नीड नोटिस दैट P of B C इज नीडेड रेदर देन C B। ठीक है, वो कहता है हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ए पार्ट में C से B तक जाना है, ठीक है। तो जब हमें C से B तक जाना है, इसका मतलब हम इसको इस नोटेशन में लिखेंगे, पहले C फिर B। लेकिन जब आप इसको लिखोगे इस फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो क्योंकि B पहले है और C बाद में है, यानी एरो उल्टा चल रहा है, तो पहले आप B के मेंबर्स लिखोगे। B के मेंबर्स क्या है, 1 -3 -2 4, तो ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद C के मेंबर्स क्या है, -7 9 -5 एंड 7, आपने कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया। अब अगला काम आपका क्या है, आपका अगला काम ये है कि आपने इस साइड वाले मेंबर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है रो ऑपरेशंस अप्लाई करके। अब रो ऑपरेशंस, एचलन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, ये काम आपके लिए नया नहीं है। आपने इस सारे मैट्रिक्स को 1001 बनाया, जब ये बन गया तो ये जो राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स बना है, यही आपकी क्या होगी, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होगी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह जब आपको वो कहेगा चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B to C, तो अभी आपने पहले B के मेंबर्स लिखे थे फिर C के मेंबर्स लिखे थे, तो यहाँ पर अगर आपको B to C करना है तो इसका मतलब पहले आप C के मेंबर्स लिखोगे फिर आप A के मेंबर्स लिखोगे, ठीक है। तो यही इसका पार्ट B है। जब भी आपको चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहा जाएगा तो आपने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। इसी का सेकंड पार्ट उसने आपको ऑपोजिट करके दिखा दिया हुआ है कि P फ्रॉम B से C। इसके अलावा वो कहता है एक और तरीका भी है, वो क्या है, बाय पार्ट A एंड प्रॉपर्टी 6 ऑफ अबव मैट्रिसेस। वो कहता है हम एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको इंटरचेंज करना है तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे का इनवर्स फाइंड करेंगे। यानी ये जो मैट्रिक्स निकला है, हमें पता है इसका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, फिर एडजॉइंट फाइंड करो, फिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी जब भी आपको ये सी से बी तक कहा गया होगा, तब तो आप वही वाला काम फॉलो करोगे जो हमने अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाकर किया। और अगर आपका ये एरो उल्टा हो जाता है तो आप कह सकते हो कि ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। और इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक और ना ही आपके आउटलाइन में मेंशन है, सिर्फ बेसिस का टॉपिक मेंशन था, पर मैंने ये सोचा कि हो सकता है बेसिस से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो हम एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये 4.7 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने करना है। और कैसे करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने आपको पहली एग्जाम्पल सॉल्व की थी हमने। इसके अंदर B1 भी है, B2 भी है, ठीक है। और आपने X of C फाइंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप B1 और B2 को इस तरह लिख सकते हैं। B1 और B2 में क्या आएगा, 6 -2 9 एंड -4। तो सबसे पहले तो उसने आपको कहा है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B to C। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस B और C के रिस्पेक्ट से चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड करना है। आपने इसके अंदर ये सारी वैल्यूज बारी बारी पुट करके इसको आपने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके 1001 बनाना है। यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका क्या आंसर होगा, वो आपका P of B to C होगा, ठीक है। B से C फाइंड करने के लिए आप इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद आप इस सबको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर सेकेंड वाली पार्ट में वो आपको कह रहा है X of C फाइंड करना है। जब X की वैल्यू है -3B1 + 2B, तो अब आपको यहाँ से ये वाला मेंबर मिल जाएगा जो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होता था, वो क्या है, -3 और 2। तो आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास X of C आ जाएगा। चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए आपने क्या करना है, आपने पहला मेंबर तो ये रखा, दूसरा यहाँ पर जो मेंबर रखोगे वो कौन सा होगा, -3 एंड 2, ठीक है। तो जब आप इसको इस साइड को 1001 बना लोगे तो जो चेंज इसमें आया होगा वही मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, P of C to B। तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस मेन हैं, आपने ये दोनों तो लाजमी करने हैं।
उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप इसके जितने चाहो क्वेश्चन कर लो, लेकिन एटलीस्ट 2 जरूर करने हैं। ठीक है, ये दोनों उसी एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं जो पीछे वाली एग्जाम्पल मैंने आपको शो करवाई थी। ठीक है, तो बच्चों इसके हमने 4.7 तक किए हैं। ठीक है, टॉपिक्स। और 4 चैप्टर यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है। इससे नेक्स्ट जितने टॉपिक्स हैं वो आपकी आउटलाइन में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने ये चैप्टर आपको यहीं तक करवाया है। एप्लीकेशंस आपकी इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हम 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5 चैप्टर के अंदर आपके पास टॉपिक का नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्योंकि बच्चों शुरू में आपका काफी टाइम वेस्ट हुआ है आपके